अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, आज का गोरखधंधा आज़ाद कश्मीर की आवाम के नाम, आज़ाद कश्मीर की सियासत और आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों के नाम। वहाँ का निज़ाम हुकूमत कैसा है और आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत जो है वो कैसे बेनकाब हुई और नून लीग पीपल्स पार्टी को वोट भी देगी और साथ में अपोजिशन भी करेगी। ये तारीख़ का पहला वाक़या और ख़ास कर पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये जो इस वक्त हुकूमत है जिसमें अनवारुल हक वज़ीर आज़म है, ये इसका हिस्सा भी है। इसी से अलहदा होंगे और फिर खुद ही नई हुकूमत बनाएंगे और पीपल्स पार्टी से वज़ीर आज़म होगा। और ख़ासकर असल अपोजिशन कौन करेगा, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कहाँ खड़ी है, उसके लोग क्या सोच रहे हैं और नया आने वाला वज़ीर आज़म क्या इस तरह की कुर्सी के ऊपर बैठेगा, उसका मजाज कैसे होगा, जिस पार्टी से भी होगा उस पार्टी की क्या हैसियत बाकी बचे की, और ये सारा सियासी गोरखधंधा है क्या, इसके ऊपर बात करेंगे। साहिबो, थोड़ी सी तमीज़ बांधनी पड़ेगी ताकि आप इस पूरे अमल को जो है वो समझ सकें। 2021 में जैसे कैसे भी मुल्क के अंदर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हमेशा की तरह इंतखाबात होते हैं, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, जो पीटीआई जमात थी, उसको अवाम ने मैंडेट दी और 32 सीटें पीटीआई ने लीं। उस वक्त वज़ीर आज़म क्यूम नियाज़ी साहब बने और फिर उनको इमरान खान साहब ने खुद फैसला करते हुए जेल में जाने से कबल फारिग किया और सरदार तनवीर इलियास साहब को, चाहे पैसे का जोर था, जैसी भी चीज़ें थी, उनको वज़ीर आज़म बनाया। और फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सरदार तनवीर इलियास साहब को फारिग कर दिया, नाहिल कर दिया। अब वो उस सीट पे भी नहीं है और फिर आज वो पीपल्स पार्टी में चले गए। अब उनको नई हुकूमत जब बनेगी तो तनवीर इलियास साहब को ओवरसीज़ की सीट के ऊपर, चूँकि वो सऊदी अरेबिया का रेजिडेंट कार्ड रखते हैं, ओवरसीज़ कार्ड उनके पास है, तो उन्हें उस पे कमोडेट करके स्पेशल सीट के ऊपर, ओवरसीज़ सीट के ऊपर मेंबर असेंबली बना दिया जाएगा। तनवीर इलियास साहब फारिग हुए तो अनवारुल हक साहब वज़ीर आज़म बन गए। अनवारुल हक साहब भी पीटीआई के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े थे, फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया जो पीटीआई के लोगों के ऊपर मुश्तमिल था। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि जब बुग़्ज़ इमरान में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने आज़ाद कश्मीर के अंदर इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया, तो पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, आज़ाद कश्मीर की रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने, एक और जमात जेकेपीपी ने जिसमें हसन इब्राहिम साहब हैं, सब लोगों ने मिल के 48 वोट दिए, जिसमें पीटीआई के लोग भी शामिल थे। इवन जो इस वक्त ख्वाजा फारूक, आप हैरान होंगे, जो पीटीआई की तरफ से अपोजिशन लीडर हैं, इन ख्वाजा फारूक साहब ने भी वोट दे दिया वज़ीर आज़म अनवारुल हक को और 48 वोट लेके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के पहली दफ़ा किसी खित्ते का और ख़ासकर आज़ाद कश्मीर का कोई एक शख्स जो है वो वज़ीर आज़म बना। अब जब अनवारुल हक साहब 48 वोट लेके वज़ीर आज़म बन के, तो बाकी भी कुछ वोट थे, 53 टोटल सीटें होती हैं, वो लोग मुल्क में नहीं थे वरना वो भी वोट दे देते। अब जब अनवारुल हक साहब ने ये निज़ाम हुकूमत चलाया, अपने पास चीज़ रखी, तो मैं जिस भी सियासतदान का साहिब इंटरव्यू करता था कश्मीरियों का, तो मैं पूछता था किसकी हुकूमत है, तो ये कहते थे एमएलएज़ की हुकूमत है। और एक नई टर्म इन्होंने इस्तेमाल की, ये जो टर्म्स थी नई, इसके तहत पहली बार ऐसे हुआ कि हमें ये जो मालिया देना पड़ता था, ये जो डोगरा राज का एक कानून था जिसको ब्रिगेडियर यायात ने या ख़ासकर अयूब खान को अमदाद देंगे, उसने इस निज़ाम को ख़त्म किया था। तो अनवारुल हक साहब हमें उस निज़ाम में वापस ले गए कि अगर हमें ट्रांसफार्मर चाहिए, हमें कोई भी चीज़ चाहिए, तो एमएलए की मुताजी थी, कोई नौकरी करनी हो, तबादला करवाना हो, नौकरी दिलवानी हो, तो एक एमएलए के दर पे जाके आपने बैठना है और वहाँ से आपको फैज़ मिलेगा और उसके बाद चीज़ें करेंगे। तो एमएलए का मुताज बना दिया। और ये काम क्यों किया? चूँकि सारी जमातें मिल बांट के खा रही हैं, सारे लोग इसके अंदर शामिल हैं, तो हम एमएलएज़ के जो वज़ीर हमने 33-34 बनाए हैं, उन्हीं लोगों को इख्तियार दे देते हैं और जो एमएलए फैसला करेगा वही होगा। चूँकि वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब एक ट्रांसफार्मर भी डायरेक्ट किसी को नहीं दे सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। और क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें जब होती रही, तो इस सारे अमल में पिछले 78 सालों में अवाम के साथ उनका इस्तेसाल होता रहा और ये सियासतदानों के गुनाहों की सूरत में ताजर उठे, आटा बिजली सस्ती करवाई, सारी चीज़ें हुई और फिर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी, जिसके साथ आज़ाद कश्मीर की 80 से 90% अवाम जुड़ गए और सियासतदानों को उन्होंने इग्नोर कर दिया। और अब ये बहाना लगाया गया कि चूँकि ये निज़ाम हुकूमत नाकाम हो चुका है, इसमें अपोजिशन भी नहीं है, और वाकई अपोजिशन नहीं है, 7 बंदे हैं अपोजिशन के, 12 वोट या 12 लोग कम अज़ कम चाहिए अपोजिशन के अंदर जो साइन करें और फिर अपोजिशन कोई भी असेंबली का इजलास बुलाने का कह सकती है। तो ये पूरी बैकग्राउंड मैंने आपको बता दी। लेकिन आज अनवारुल हक साहब जैसे कैसे भी थे वो जा रहे हैं
اور میں اپنی آنکھوں سے پہلی بار دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں کہ اس وزیر اعظم کو لوگ اچھا کہہ رہے ہیں اور ابھی تک جو آیا نہیں ہے اس کو برا کہہ رہے ہیں۔ ابھی میں مقبوضہ کشمیر کے ایک اینکر ہیں، ان کی مجھے واٹس ایپ کے اوپر کوئی درجن سے زائد لوگوں نے ویڈیو بھیجی، تو اس میں ایک وزیر اعظم کی امیدوار کے اوپر وہاں سے بیٹھ کے میڈیا والے تنقید کر رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص وزیر اعظم بننے جا رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر، بلکہ وہ اس کو مقبوضہ کشمیر کہہ رہے تھے پاکستان والا، کہ جس کے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آر ہیں، جس کے اوپر مرڈر کی ایف آئی آر ہیں، کیس انڈر ٹرائل ہے، جس نے پتہ نہیں شراب پی تھی، فلاں چیز کی تھی۔ تو یہ تنقید پہلے سے شروع ہو چکی ہے، آنے والے کے اوپر تنقید ہے، جانے والے کو اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ اب آئیے کہ شاہ غلام قادر صاحب اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو ہیں وہ بیٹھے تھے احمد میر صاحب کے پروگرام میں، پھر رانا ثناء اللہ، احسن اقبال صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب اور کچھ اور لوگوں نے جو ہے کیا کیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب پریس کانفرنس کی، میڈیا سے بات کی اور یہ بتایا کہ مسلم لیگ نون اس بات کے لیے رضامند ہو چکی ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو وزیر اعظم جو بنائے گی اس کو ووٹ دیں گے اور پھر اپوزیشن میں بھی بیٹھیں گے۔ صاحبو، دنیا کی تاریخ میں پہلی بار میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اسی پہلی حکومت کے ساتھ ہیں، اسی پہلی حکومت سے علیحدہ ہوں گے۔ علیحدہ ہونے کے بعد دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ وہ پھر حکومت بنائیں گے اور نون لیگ وزیر اعظم بنانے میں حکومت کو بھی ووٹ دے گی اور نون لیگ اپوزیشن میں بھی بیٹھے گی، اور پھر 94 ارب روپے کا جو بجٹ ہے یہ دانوں مل بیٹھ کے جو ہیں وہ پاکستان سے مزید بھی لیں گے 8-10 ارب، اس کو خرچ کریں گے، صرف کریں گے، جمع کریں گے، کیا کریں گے؟ تو اپوزیشن بھی یہ کریں گے، حکومت والوں کو ووٹ بھی یہی دیں گے، اور یہ دو پارٹیاں ایسے کریں گے اور خود اپوزیشن میں بھی بیٹھیں گے۔ میں اپوزیشن والے نقطے پہ بھی آؤں گا۔ اب یہ وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ دیکھیں ہم سارے حکومت میں تھے، یہ ایم ایل ایز کی حکومت کا فارمولہ ٹھیک نہیں ہو سکا، ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، لہٰذا ہم نظام کو بچانا چاہتے ہیں، نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والا معاملہ ہوا، ہم اس کو سلجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو جب آپ حکومت میں تھے تو شاہ غلام قادر صاحب کے بقول کہ ہم عوام کو کیا جواب دیتے، چونکہ ہم حکومت میں تھے لیکن ہم حکومت سے علیحدہ ہونا چاہ رہے تھے، ہماری کابینہ نے، پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا تھا، لیکن کرنل وقار نور اور جو لوگ حکومت کا حصہ تھے وہ علیحدہ نہیں ہو رہے تھے، لیکن شاہ صاحب اور باقی لوگ جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ علیحدہ ہونا چاہتی تھی۔ اب جب آپ اس حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے، پہلے آپ عوام کو جواب دہ نہیں تھی اس طریقے سے، تو جب علیحدہ بھی ہو جائیں گے تو آپ اپوزیشن کریں گے نا، لیکن اپوزیشن کرنے سے پہلے جو بھی پیپلز پارٹی سے وزیر اعظم بنے گا شاہ صاحب، آپ اس کو ووٹ دیں گے، اور ووٹ دے کے جس کو خود وزیر اعظم بنائیں گے کل اس کے اوپر تنقید آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ دنیا کی کون سی جمہوریت ہے؟ کیوں اس اسمبلی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ کیوں جمہوریت کی جو تعریف ہے اس کو خراب کر رہے ہیں؟ کیوں آزاد کشمیر کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو ننگا اور گنجا کر رہے ہیں؟ کیوں اس پورے سسٹم کو آپ خراب کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو ووٹ بھی دے، اپوزیشن بھی کرے؟ اور دوسری جانب پہلے 5 لوگ تھے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے اپوزیشن میں، جس میں خواجہ فاروق جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اب اظہر صادق جو ہیں، ڈاکٹر نثار انصر عبدالی جو ہیں، انوار الحق صاحب خود ہیں اور چند اور لوگ، ایک طرف ان کا مقابلہ ہوگا اپوزیشن کرنے کا، اور دوسری جانب مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، وہ فاروق حیدر صاحب، شاہ غلام قادر صاحب، یا کون اپوزیشن لیڈر ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ یہ ایک نئی سے بحث ہوگی کہ اپوزیشن اصل میں کون کرے گا۔ کیا نون لیگ اور پی ٹی آئی مل کے اپوزیشن کریں گے؟ کیا نون لیگ اپوزیشن لیڈر اپنا بنا لے گی؟ کیا جو لوگ حکومت میں ہیں، جن کو اپوزیشن والے لوگ کل اپوزیشن کرنے والے آج پیپلز پارٹی کو حکومت کرنے والوں کو ووٹ دیں گے، تو کیا کل اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے بھی حکومت والے اپوزیشن لیڈر کے لیے ووٹ دیں گے؟ یہ ایک ایسا گورکھ دھندا انہوں نے بنا لیا، ایسے طریقے سے اس نظام کو تہس نہس کر دیا کہ ان کو معذرت کے ساتھ بات یہ بتانی تھی کہ یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں، ان کو ایک بریگیڈیئر، ایک سیکٹر کمانڈر جو ہے وہ بیٹھ کے جو حکم دیتا ہے، چونکہ آج تک یہاں نہ کوئی آڈٹ ہوا، یہ کرپشن کرتے رہے، ان کے پتہ نہیں کیسے کیسے جرائم کی چیزیں جو ہیں اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، جن کے سامنے یہ بلیک میل ہو جاتے ہیں، توبہ طائف اللہ سے نہیں کرتے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اور ایک سیکٹر کمانڈر ان کو یہ سارے کھیل کھیلنے کے اوپر مجبور کرتا ہے، یہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ چیز دیکھیں، میں کون سی بات شروع کروں اور کہاں پہ میں اختتام کروں، کہ اب جب یہ نئی حکومت بن جائے گی، سارا عمل ہو جائے گا،
आगे इलेक्शन होने को 9 माह बाकी हैं, जुलाई 2026 के अंदर इलेक्शन होने हैं। आप इन 9 महीनों में क्या कर गुजरेंगे, कौन किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा, किस तरफ ये मामलात जाएंगी, और ख़ासकर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है इसके साथ जो मायदा हुआ वो चीज़ें किस तरफ जाएंगी। अवाम आपको बागौर देख रहे हैं, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आपको देख रही है। आप लोग जो अवामी हमायत थी वो सारे सियासतदान तकरीबन खो चुके हुए हैं। तो क्या वज़ीर आज़म चौथी मरतबा बदलने से आज़ाद कश्मीर के अंदर बेहतरी आ जाएगी? कभी बेहतरी नहीं हो सकती। 2006 की असम्बली में हमने देखा कि आपने पहले सरदार अतीक साहब बने, फिर आप सरदार यकूब बने, सरदार यकूब फारूक हैदर आए, फारूक हैदर के बाद फिर सरदार अतीक आ गए। उस वक्त तो इन्होंने 5 वज़ीर आज़म बदल दिए थे। तो फिर मैं ये सुनता हूँ फैसल मुमताज़ राठौर साहब के मुँह से, उनसे हामिद मीर साहब सवाल पूछते हैं कि बताइए कौन होगा वज़ीर आज़म। मैं हैरान हूँ कि फैसल मुमताज़ राठौर पाकिस्तान के नेशनल टीवी जियो के ऊपर बैठ के इस सवाल का जवाब ये दे रहे हैं, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत जो है वो जो भी फैसला करेगी वो वज़ीर आज़म होगा। आप, मुझे पता है आज़ाद नहीं है, हमें पता है जो आज़ाद कश्मीर की रियासी जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जब होती थी तो वो कम से कम अपने फैसले खुद करते थे, आज वो नहीं है। आप फैसल मुमताज़ राठौर साहब इतना भी नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत से मशावरत करेंगे, मशावरत करने के बाद हम अपने वज़ीर आज़म का ऐलान करेंगे। आप तो पाकिस्तान के नेशनल टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि हाँ हम आज़ाद नहीं हैं, हाँ हम कैदी हैं, बिल्कुल हमारी पार्टी में जमहूरियत नहीं है, हम गुलाम इब्ने गुलाम हैं, और हमारी पार्टी क़यादत आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, बीबी फरियाल तलपुर साहिबा जो फैसला करेंगी हमें कबूल है। आप उफ तक नहीं कर सकते वो किसी भी बंदे को वज़ीर आज़म बना दें। क्या मेरिट है, क्या कौन सी जमहूरियत है? तो भाई आप टीवी पे बैठ के तो कहें ना कि हमने फैसला आखिर पे खुद करना है, लेकिन हमारी मर्जी की आदत से मशावरत होगी। तो लिहाजा इन लोगों को भी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को चाहिए कि लोगों को आज़ाद करवाएं, सियासतदानों को भी, अवाम को भी इस मायदे के ऊपर अमल दरामद करवाएं। कल 12 सीटों का मामला होगा और ख़ासकर जो भी वज़ीर आज़म आ जाए, मैं खुद उस खित्ते का बासी हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पे हालात बेहतर हों, ये असम्बली रहे, ये सियासतदान रहें, ये अपने आप को बेहतर करें, इनको बजट मिलता है उसको अच्छे तरीके से लगाएं, अवाम की जो मर्ज़ी और मंशा है उसके मुताबिक चलें, इस निज़ाम को खूबसूरत बनाएं, और जब लोगों के मसाइल हल होंगे, ये लोग सियासतदान आज़ाद हो जाएंगे तो इस खित्ते के अंदर बहुत बेहतरी आ सकती है। वरना ये जो कुछ आज आपने सारा कुछ अमल किया और जो कुछ अमल करने जा रहे हैं, वज़ीर आज़म की शक्ल बदलने से कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो लिहाजा इस खित्ते में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का होना और उसका मौजूद रहना, उसका एहतजाज करना, इन सियासतदानों के ऊपर प्रेशर डालना, ये वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए इन सियासतदानों को, इस असम्बली को, इस माहौल को, इस निज़ाम को जो है वो बेहतर किया जा सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गोरख धंधा जो है आज़ाद कश्मीर का, इसके हवाले से जो मैंने किस्सा आपको बयान किया, आप समझ गए होंगे कि ये असल सूरत हाल क्या है। ये लोग आज़ाद नहीं हैं, ये लोग आज़ादी चाहते हैं, इन लोगों को आज़ाद होना पड़ेगा, यहाँ पे काम करने चाहिए अवाम के। बासूरत दिगर जितने मर्जी वज़ीर आज़म बदल लें, ये कोई दुनिया की मंतक नहीं है कि आप खुद ही वज़ीर आज़म के लिए भी वोट दें और ख़ुद अपोजिशन में भी बैठे। मुझे किसी किताब में लिखा हुआ है तो ज़रूर बयान कीजिए। ये सियासी ड्रामा है, इसके सिवाय मैं इसको कोई नाम नहीं दे सकता। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।